हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। इससे पहले जो हमने वीडियो में पढ़ा था वो था डॉट प्रोडक्ट। अब हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। कहा जा रहा है कि इन प्रोसीडिंग सेक्शंस वी डेवलप एंड डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इन सच अ वे दैट द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी। इससे पहले जो कि हमने डॉट प्रोडक्ट डिस्कस किया था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हम दो वेक्टर्स को कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे थे कि उसके रिज़ल्ट के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही थी वो एक स्केलर क्वांटिटी थी। मतलब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे और इन दी एंड जो आपको रिज़ल्ट में चीज़ मिल रही थी वो एक वेक्टर क्वान्टिटी थी। ठीक है। व्हेन डीलिंग विथ क्वांटिटीज़, जब हम ऐसी क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं जैसे कि टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ये सारे टॉपिक्स हैं। ये सारे आप लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, इंटर में। ठीक है। जैसे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड आप पढ़ेंगे इंटर में। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ये भी आप पढ़ेंगे इंटर में, etc. So we turn to the multiplication of a given vectors in such a way that the resultant product is a vector quantity. लेकिन इन एग्जाम्पल्स में जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में हमें स्केलर प्रोडक्ट नहीं मिलता, हमें मिलता है वेक्टर क्वांटिटी। जब हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी तो फिर हम उसे क्या कहेंगे कि ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। सो द प्रोडक्ट इज़ नॉन एज क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। जैसे उसका नाम हमने स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट रखा था, इसी तरह से इसका नाम हमने क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट रखा है। क्या है कि हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके नतीजे में हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, इसलिए हमने उसे क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट का नाम दिया है। जिस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो उसमें हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे और उसके रिज़ल्ट में हमें क्या मिल रहा था, एक डॉट प्रोडक्ट मिल रहा था, एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही थी, इसलिए हमने उसे डॉट प्रोडक्ट या फिर जो है वो स्केलर प्रोडक्ट का नाम दिया था। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं बुक की। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसमें कहा जा रहा है कि द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट इज़ द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट ओ इज़ डिफाइंड एज। मूवमेंट ऑफ फोर्स एक्चुअली टॉर्क को कहा जाता है। ठीक है। कहा जा रहा है कि जो टॉर्क है, जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है, वो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। वेयर आर इज़ अ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ओ टू द इनिशियल पॉइंट ऑफ एफ। आर और एफ ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारे पास ये भी वेक्टर हैं, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के नतीजे में जो हमें जो रिज़ल्ट मिल रहा है, जो हमें प्रोडक्ट मिल रही है, वो क्या है, वो भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की। इसी तरह से हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है कि एक एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q मूविंग विद द वेलोसिटी V इन द मैग्नेटिक फील्ड B एक्सपीरियंसेस अ फोर्स विच इज़ गिवन बाय। एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है। चार्ज जो होती है इसको हम Q से डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी को V से, मैग्नेटिक फील्ड को B से। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है, यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो इसके नतीजे में हमारे पास फोर्स आ रही है और फोर्स भी हमारे पास एक वेक्टर क्वान्टिटी है। ठीक है। हमें यहाँ पर पता चला कि अगर ऐसी क्वांटिटी हो जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हों, ठीक है, और वो दोनों क्या हो, वेक्टर्स हों, और उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके रिजल्ट में हमारे पास वेक्टर ही क्वांटिटी आ रही हो, तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। लेकिन अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। उसमें उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है या फिर डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पे आ जाते हैं हम। अब हमें यहाँ पे थोड़े से जो है वो पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। वो क्या है कि जो पॉइंट नंबर 4 तक है, यहाँ पे 1 2 3 4, ये आप लोगों को मैं तब समझाऊंगी जब हम ये लॉस पढ़ेंगे, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो समझ आएंगे क्योंकि वो लॉ से रिलेटेड है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं कि I क्रॉस I इज़ इक्वल्स टू 0 जब A एंड B पैरेलल होंगे तब की बात हो रही है। ठीक है ना। अब मैं आपकी फिर यहाँ पे थोड़ी बेसिक बनाती हूँ। देखें, मैंने आपसे कहा था कि जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कॉस की। ठीक है। कॉस की वैल्यूज़ हम ले रहे थे। लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, तो हम लेते हैं साइन। ठीक है। जो साइन की वैल्यूज़ होंगी हमने वो लेनी। ये बात आपने याद कर ली। अब देखें क्या है, इन्होंने बोला है I क्रॉस I, मतलब
एक मैंने आपको बताया था 4 एक्सेस होते और सॉरी 3 एक्सेस होती हैं। एक हमारे पास ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है हमारे पास वाई एक्सिस, ये होती है हमारे पास जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज़ किया जाता है वो होती है आई, वाई एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज़ किया जाता है वो होता है जे, और जो जेड एक्सिस के लिए होता है वो होता है के यूनिट वेक्टर। ठीक है, इस तरह से 3 एक्सेस हो गई हमारे पास। अब इन्होंने कहा एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है, अब भी बता रही हूँ। पैरेलल का मतलब होता है कि इनकी डायरेक्शन सेम होगी। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इक्वल ये एक दूसरे के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम होगी। अगर एक चीज़ है वो इस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, जो इस आई वाले यूनिट वेक्टर वाली डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस तरह से इस तरह एक बॉडी जा रही है, दूसरी भी इसी तरह से यहीं पे जा रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई एंगल बना? वो तो एक दूसरे के ऊपर ही हो गई। जब इनके दरमियान में कोई एंगल ही नहीं बना तो ये हमारे पास क्या हो गया? ज़ीरो बना। जब कोई भी चीज़ पैरेलल होती है, कोई भी चीज़ एक ही डायरेक्शन मूव कर रही होती है, तो उनके दरमियान में एंगल ज़ीरो होता है। सिंपल सी बात है। जब एंगल ज़ीरो बना तो हमें मालूम है कि जो साइन 0 डिग्री होता है वो बराबर होता है ज़ीरो के। इसी तरह से अब भले वो दोनों बॉडीज़ जो हैं वो जे एक्सिस में हों या वो वाई एक्सिस में हों, मीन्स जे यूनिट वेक्टर कवर कर रही हो, तो भी क्या होगा? इनकी जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो आएगी, क्योंकि ये पैरेलल हैं। इसी तरह से अगर ये के क्रॉस के करते हैं हम, ये मीन्स अगर जेड एक्सिस में दोनों बॉडीज़ मूव कर रही हैं तो भी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ज़ीरो आएगी, क्योंकि एंगल ज़ीरो है। अगर एंगल ज़ीरो है तो साइन 0 डिग्री जो बराबर होता है हमारे पास वो होता है ज़ीरो के। इसी तरह से कल हमारे पास जब वो पैरेलल थी तब मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल रही थी हमें। अब यहाँ पे हमें मिनिमम प्रोडक्ट मिल रही है, ज़ीरो मिल रही है चीज़। मिनिमम भी नहीं, ज़ीरो चीज़ मिल रही है। ठीक है, इसी तरह से मैंने कल आपको कहा था कि जब हम आई एक्सिस से जो है वो एक्स एक्सिस से जब हम वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहे थे तो एंगल हमारा कम होता जा रहा था, क्योंकि जब हम 90 पर आ रहे थे तो हमारा जो एंगल था वो ज़ीरो हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन मीन्स जो हमारी वैल्यू थी कॉस की जो वैल्यू थी वो ज़ीरो हो जा रही थी, लेकिन अब बढ़ेगी। अब उल्टा सीन हो जाएगा। यहाँ पे ज़ीरो थी, लेकिन 90 पे हमारी जो वैल्यू होती है ना, साइन 90 पे हमें जो वैल्यू मिलती है वो मैक्सिमम मिलती है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई बॉडी है, अगर एक बॉडी एक्स एक्सिस में है, एक बॉडी वाई एक्सिस में है, और इन दोनों का अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, मीन्स आई क्रॉस जे लेना है अगर हमने, तो हमारे पास वैल्यू जाएगी वो हमारे पास मैक्सिमम आएगी। तो हमारे पास वैल्यू जाएगी वो थर्ड एक्सिस वाली आएगी, के आएगी। इसी तरह से आई क्रॉस आई ज़ीरो, जे क्रॉस जे ज़ीरो, के क्रॉस के इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि इनके दरम्यान में एंगल 0 डिग्री है, और जब पैरेलल होंगी तो साइन हमारे पास जो होता है 0 डिग्री वो बराबर होता है किसके? ज़ीरो के। अब है आई क्रॉस जे, ये बराबर हो गया के। इनके दरम्यान में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। इसी तरह से जे क्रॉस के बराबर हो जाएगा आई के। जब इन दोनों का एंगल लिया तो ये वाली वैल्यू लिखेंगे, जब इन दोनों का एंगल लिया तो ये वाली वैल्यू लिखेंगे। इन तीनों के दरमियान में ही जो 3 एक्सिस होती हैं, इन तीनों के दरमियान में ही हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से जब हम के और आई का लेंगे तो ये जो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास वाई एक्सिस आएगी, मीन्स कि जे आएगा हमारे पास। इसी तरह से हमने ये सारी की सारी लिखनी है। अब देखिए, पहले हम मूव कर रहे थे इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे, यूँ मूव कर रहे थे हम। जैसे हमारी जो घड़ी होती है वो किस तरह से मूव करती है, उसकी सुइयाँ जो होती हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करती हैं। ठीक है, पहले 1 बजता है, फिर 2, फिर 3, इस डायरेक्शन में। लेकिन अभी हम जब प्रोडक्ट ले रहे थे तो वो हम इस डायरेक्शन में ले रहे थे, आई क्रॉस जे ले रहे थे, जे क्रॉस के लिया, के क्रॉस आई लिए, इस तरीके से हमने मूव किया। दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज। और जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो सारी पॉजिटिव आती हैं। लेकिन अगर यही वैल्यूज़ हमारे पास नेगेटिव आने लगें तो इसका मतलब ये है कि हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, जैसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अब किस तरह से मूव करेंगे? पहले हम क्या ले रहे थे? हम ले रहे थे आई क्रॉस जे, जो कि ये वाली वैल्यू है। इसका जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा था वो हमारे पास क्या आ रहा था? आई क्रॉस जे का जो प्रोडक्ट आ रहा था वो हमारे पास के आ रहा था। इसी तरह से जे क्रॉस के का हमारे पास प्रोडक्ट जो आ रहा था वो हमारे पास क्या आ रहा था? आई आ रहा था। इसी तरह से के क्रॉस आई का जो प्रोडक्ट आ रहा था वो जे आ रहा था।
अब हमने क्या लेना है, वैल्यूज़ को हमने चेंज कर दिया है। अब हमने इसको जो है वो मूव करवाना है। कैसे? हमने इसको क्लॉकवाइज मूव करवाना है। जैसे ये J क्रॉस I, अगर ये तो इन्होंने इस तरह से लिया है कि इसको ही माइनस में ले लिया है, J को ही माइनस में ले लिया, लेकिन हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बराबर रखा है। ठीक है ना, इन्होंने बराबर रखने के लिए ताकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आए, जी दोनों जो साइड्स हैं वो दोनों सेम आए, इनकी वैल्यू के ही बने, इसलिए उन्होंने जे को ही यहाँ पे नेगेटिव ले लिया है। लेकिन अगर यहाँ पे हम ये नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं, हम लेते हैं कि जे क्रॉस आई, तो हमारे पास माइनस के इक्वल आएगा। अगर हम लेते हैं के क्रॉस जे, ठीक है, के क्रॉस जे, पहले हम जे क्रॉस के ले रहे थे, अब हम के क्रॉस जे ले रहे हैं। अब हम कैसे ले रहे हैं, अब हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो हमारी वैल्यू नेगेटिव में आती, वो क्या थी, आती माइनस आई आती। पहले हम ले रहे थे के क्रॉस आई, अब हम ले रहे हैं आई क्रॉस के, तो ये हमारे पास जो माइनस आता, जे जो आता वो माइनस में आता। लेकिन यहाँ पे भी हमें इसके ही इक्वल करने के लिए हमने इन्हीं वैल्यूज़ के साथ नेगेटिव लगा दिया, ताकि ये बात भी आपकी क्लियर हो जाए कि इस तरह से हम इनको इक्वल भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है हमेशा से कि जब कोई भी बॉडी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर किस तरह से मूव करेगी, क्लॉकवाइज मूव करेगी तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सेम डायरेक्शन में होगी तो वो हमेशा ज़ीरो रहेगी, 90 डिग्री पर होगी तो प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम शो करेगी। मतलब हम 0 से 90 की तरफ जिस तरह मूव करते जाएंगे हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। 0 के बाद 30 डिग्री होगा तो हमारी जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी 0.5, फिर जो 45 का एंगल आएगा तो 0.707 होगी। कॉस हो या साइन हो, 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, 0.707। ये बात भी आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद 60 पर आएगी तो हमारे पास 0.866 वैल्यू आएगी, और फिर जब 90 भी आएगी तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।